हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे इस चैनल में हम लोग मैथ्स की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का सेट डी। इससे पहले हमने सेट ए, सेट बी, सेट सी करा था और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सेट डी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर हम लोग मैथ्स की वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसमें हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए। तो इस चैनल को अगर आप लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको पूरे साल भर आपको मिलती रहेंगी। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। मैं हर टेस्ट का एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूं। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पहले अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप वीडियो की हेल्प से उन क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बार होता है कि बच्चे कहीं पर ट्यूशन पढ़ते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उस केस में उनके टेस्ट मिस हो जाते हैं। तो यहां से आपको टेस्ट का और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने का तरीका आपको मिलता रहेगा। तो हर एक सेट के अंदर हम 7 क्वेश्चंस लेते हैं और उन 7 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और लगभग पूरा का पूरा चैप्टर उसमें इंक्लूड हो जाता है। जैसे अगर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की हम बात करें आज 12th क्लास में, तो इसके अंदर हमने जो 4 सेट बनाए हैं, सेट ए बी सी डी, इसमें जितने भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। तो अगर आप इसको चारों सेट को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम में इसके बाहर भी आपको कुछ आएगा। इसी में से आपको कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 2 और 2a प्लस बी एक नल मैट्रिक्स है, नल मतलब जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, तो हमें बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। तो पहले हम लोग ए पार्ट करने जा रहे हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 4 5 और 2। ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास और ये बात हमें दे रखी है कि 2a प्लस बी जो है वो नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब वो 0 मैट्रिक्स है। इसका मतलब उसके सारे एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे। अब ए जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो है 3 4 5 और 2 और बी मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन करनी है और नल मैट्रिक्स का मतलब हो गया 0 0 0 0। अगर जो गिवन मैट्रिक्स थी वो 2/2 में थी तो नल मैट्रिक्स को भी हमने 2/2 में ही ले लिया। बाहर अगर स्केलर होगा तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 2 जा 10 होगा, 2 2 जा 4 होगा, प्लस बी मैट्रिक्स होगी और इक्वल टू में नल मैट्रिक्स है तो 0 0 0 और 0। तो इस तरीके से अगर बी मैट्रिक्स हमें चाहिए तो 0 0 0 और 0 में से माइनस कर देंगे 6 8 10 और 4 वाली मैट्रिक्स को। इस तरीके से बी मैट्रिक्स हमें मिलेगी। 0 में से 6 माइनस करेंगे तो -6, 0 में से 8 माइनस करेंगे तो -8, 0 में से 10 माइनस करेंगे तो -10 और 0 में से 4 माइनस किया तो -4। और यही हमारा इस बी मैट्रिक्स के लिए आंसर हो जाएगा। ये बी मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका बी पार्ट है और बी पार्ट में है कि इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, 3 का मतलब 3/3 है, 3 रोज हैं उसमें, 3 कॉलम है और आइदर 0 और 1। और एक हमारे पास ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, 3/3 की मतलब उसमें 3 रोज हैं और 3 उसमें कॉलम्स हैं और जो सारी एंट्रीज है वो या तो 1 रखनी है या फिर 0 रखनी है। देन हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स आर पॉसिबल। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में एक बात तो हमें पता है कि नॉन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। नॉन डायगोनल वाले जितने भी एलिमेंट होंगे सारे 0 होंगे। तो ये तो फिक्स है, ये वाले एलिमेंट को मुझे 0 लेना होगा। अब चॉइस आती है ये डायगोनल वाले एलिमेंट पे और जो चॉइस है वो हमारे पास 2 ही है, या तो फिर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे हम इसमें इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। परम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इस जगह को भी मतलब फिल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। और लास्ट वाली जगह को भी फिल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 0 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, तो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स फर्स्ट प्लेस के लिए 2
दो पॉसिबिलिटी है, सेकंड प्लेस के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है और थर्ड प्लेस के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है। तो 2 2 4 8, 8 डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर बन जाएगी। कई बार स्टूडेंट्स को डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंफ्यूजन होता है कि अगर हमने सारे एलिमेंट जीरो रख दिए तो क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, वो तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या उसको भी डायगोनल बोलेंगे? हाँ, उसको भी डायगोनल बोलते हैं। एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि नॉन डायगोनल के एलिमेंट जो होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए, बाकी डायगोनल एलिमेंट पे चाहे 1 आए या 0 आए या कोई भी दूसरा नंबर आए उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे, बशर्ते कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो टोटल जो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे यहाँ बन सकती हैं वो कितनी बन सकती हैं? 8, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि एक डिटर्मिनेंट है और उसकी वैल्यू 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें केवल डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करके x की वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो मैं पूरा डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में अगर डिटरमिनेंट आएगा तो बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा ना करने के लिए मैं डिटरमिनेंट इसी तरीके से एक्सपेंड करूंगा जैसे मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, आगे मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर्स बता दूंगा। आपके पास एक डिटरमिनेंट है x 3 4 1 2 1 1 4 1 और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है 0। डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो रो 1 का पहला एलिमेंट हमारे पास x है, x वाली रो और कॉलम को अगर हम छोड़ दें, x वाली रो को छोड़ देते हैं, x वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, अगर ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 2 1 4 1। ये हमें यहाँ पे लिखना है 2 1 4 1, 2 आएगा 1 आएगा 4 आएगा और 1 आएगा। अब रो 1 में दूसरा एलिमेंट लेंगे तो -3, ये माइनस किस वजह से आता है? कोफैक्टर की वजह से। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 1 और 2 का सम ऑड नंबर आ रहा है तो कोफैक्टर नेगेटिव होगा। अब हम इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 1 1 और 1। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 1 1 और 1। अब तीसरा एलिमेंट लेंगे, ये फिर प्लस में आएगा और इस रो और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे तो बचेगा 1 2 1 और 4, 1 2 1 और 4, ये हमारे पास बचेगा और इक्वल टू कितना है? 0। तो 3/3 का डिटरमिनेंट था, एक्सपेंड करके उसे हम 2/2 के डिटरमिनेंट में ले आए। ये डिटरमिनेंट का साइन है यहाँ पर भी। अब 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? 1 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे और बीच में जो साइन आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। ये भी एक्सपेंशन ही है। तो 2 - 4, ऐसे यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 और बीच में साइन आता है माइनस का, प्लस 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, बीच में साइन आया माइनस का और इक्वल टू में 0। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आएगा और एक x भी है साथ में, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आएगा और 2 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इक्वल टू में हमारे पास है 0। अब इसके बाद यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 2x इक्वल टू 8, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिल जाएगी 8/2। x की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो 8/2 मिल रही है, तो सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि x की जो वैल्यू है वो 4 है। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। चलिए बी पार्ट में आते हैं। इसके बाद बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि if the area of triangle with vertices 2 - 6 5 4 k4 is 35 स्क्वायर यूनिट। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हमारे पास हैं और इसका जो एरिया दे रखा है वो 35 स्क्वायर यूनिट एरिया इसका दे रखा है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। जितनी भी k की वैल्यू निकलेंगी उनका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। सम भी करना है, केवल वैल्यू नहीं निकालनी है, सम भी करना है। तो वर्टिसेस अगर ये है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं हाफ
x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जो है ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैं। उसके बाद ये लास्ट में एक कॉलम में जो आता है वो 1 1 और 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हमें एरिया जो दे रखा है वो 35 दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम 35 ले लेंगे, इक्वल टू हाफ होगा। x1 y1 में हमारा 2 और -6 आ जाएगा, वर्टिसेस लिखने में x2 y2 में 5 और 4 आ जाएगा, और x3 y3 में k और 4 आ जाएगा, और लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो 1 1 और 1 हो जाएगा। अब 2 को अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, इक्वल टू, और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो रो 1 के लिए पहला एलिमेंट है 2, पहला एलिमेंट है 2, 2 वाली रो को और कॉलम को छोड़ देंगे तो 4 आएगा, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है। और फिर माइनस लेंगे और फिर -6 है, फिर 6 वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 1 k 1, 5 1 k और 1। फिर तीसरा कॉलम तीसरा लेंगे तो +1 होगा, 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 5 4 k और 4 आ जाएगा। अब ये फिर से 3/3 डिटरमिनेंट से 2/2 डिटरमिनेंट में आ गया है। अब इसको 2/2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। 2/2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, हमें बस केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, बीच में नेगेटिव साइन लगाना होता है। तो 2 आएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 -4 आएगा, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 5 - k। फिर यहाँ पे करेंगे तो 1 आएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 4 को k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k आ जाएगा। लेकिन ये जो हम निकाल रहे हैं ये क्या निकल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं कभी नेगेटिव में तो होता नहीं है, इसीलिए जब भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो बाहर से हम क्या लगा लेंगे, एक मॉडुलस साइन लगा लेंगे। तो मॉडुलस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये मॉडुलस साइन है, ये डिटरमिनेंट का साइन नहीं है, डिटरमिनेंट का साइन खत्म हो गया। तो 70 इक्वल हो जाएगा, ये तो 4 - 4 0 करने पे 0 ही आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 -6k आ जाएगा, +20 - 4k यहाँ पर आ जाएगा। तो 70 इक्वल हो जाएगा 30 और 20 को अगर ऐड किया तो 50 आएगा, 6k और 4k को ऐड किया तो -10k आ जाएगा। अब अगर ये मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल है, जैसे ये k यहाँ पर वेरिएबल है और आपको ये मॉडुलस साइन यहाँ से हटाना है, तो जब मॉडुलस साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। अब वो प्लस माइनस चाहे आप 70 की तरफ लगा लीजिए, चाहे मॉडुलस वाले की तरफ लगा लीजिए, इस तरफ लगा लीजिए। किसी भी एक साइड, दोनों साइड मत लगाना, दोनों साइड नहीं लगाएंगे, किसी भी एक साइड में हम प्लस माइनस साइन लगा लेंगे जब भी मॉडुलस हटाएंगे और उसके अंदर वेरिएबल होगा तो। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो दो वैल्यू निकलेंगी, एक बार +70 लेना पड़ेगा 50 - 10k के इक्वल, और एक बार -70 लेंगे 50 - 10k के इक्वल। तो दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो ये वाली वैल्यू निकलेगी या ये वाली वैल्यू। तो 10k प्लस का हो जाएगा इधर आके, 70 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 50 - 70, 10k इक्वल हो जाएगा -20, और यहाँ से k की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, -2, 10 से 20 को डिवाइड करके। ये 10k माइनस का इधर आके प्लस का होएगा 50, और ये 70 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10k इक्वल हो जाएगा 120, और k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12। अगर 10/20 है तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 12 और एक आ गई -2। लेकिन हमें केवल वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें इसका सम निकालना था। तो सम अगर निकालें तो सम कितना होगा, -2 के साथ ऐड करना पड़ेगा 12 को, और 12 में से 2 माइनस किया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उसने कहा था फाइंड ऑल सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k की जितनी भी वैल्यू निकल सकती है उनका सम निकालना है। तो k की दो वैल्यू आई, एक 12 आई, एक -2 आई, और हमने उनका सम निकाल दिया, और सम करके कितना आ गया, 10 आ गया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पूरा पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें क्या पूछा गया वो देखना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी मैंने कुछ बच्चों का ऑफलाइन में जब टेस्ट लिया था तो मैं देख रहा था उन्होंने k की वैल्यू निकाली लेकिन उसको सम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने रीड ही नहीं करा क्वेश्चन को, बस केवल वहीं तक रीड कर पाए कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा ध्यान रखा कीजिए, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं
तो क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, अच्छे से रीड करना है और तब उसका आंसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की है, इसका मतलब वो 3/3 की है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें 25। एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3/3 की है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा एन जो हो गया वो कितना हो गया 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो है 25। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें 25। अब इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट के लिए, जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट को हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इक्वल टू 25। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो स्क्वायर आएगा वो हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो स्क्वायर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 25, और अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो √25 होगा, और 25 का अंडर रूट करने पर आ जाता है प्लस माइनस। देखो कभी भी स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस साइन भी आएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +-5 आएगी। केवल 5 नहीं लिखनी है, +-5, प्लस में भी हो सकता है डिटरमिनेंट और माइनस में भी हो सकता है, तो 2 वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको फॉर्मूले भी बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन फॉर्मूलों को हम कैसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए, तो पहले वैल्यू जो हमें निकालनी है वो निकालनी है फर्स्ट पार्ट में जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है डिटरमिनेंट ऑफ -2a ट्रांसपोज की, डिटरमिनेंट ऑफ -2a ट्रांसपोज की। तो देखिए डिटरमिनेंट के साथ कभी भी कोई स्केलर टर्म है, मैट्रिक्स के साथ कभी भी कोई स्केलर टर्म है, उसे डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है। प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर टर्म है और वो डिटरमिनेंट के अंदर है, और आप चाहते हो ये स्केलर टर्म बाहर आ जाए, तो जब स्केलर टर्म बाहर आती है तो जो उसका ऑर्डर होता है वो पावर में आता है, तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a बनेगा। तो अगर ये -2 आप बाहर निकालते हैं, ये आएगा -2 की पावर 3, क्योंकि ऑर्डर 3 है, और डिटरमिनेंट ऑफ आ जाएगा a का ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट में आ जाएगा a का ट्रांसपोज। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी और होती है कि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालो या डायरेक्ट उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है, इसको हम, ये -8 आएगा सॉल्व कर, इसे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो हमने वैल्यू निकाली वो अभी निकाली थी, कितनी आई थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई थी वो आई थी +-5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो +-8 5 जा 40 हो जाएगा, मतलब +40 भी हो सकता है इसका आंसर और -40 भी इसका आंसर हो सकता है। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में जो हमसे पूछा गया था, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा था डिटरमिनेंट निकालना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का, डिटरमिनेंट निकालना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट हमें निकालना है। के लिए भी फॉर्मूला होता है, अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट चाहिए, अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n, और n जो है वो कितना है 3। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है +-5, उसकी पावर में 3, तो यह आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर +-125। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें और डिटरमिनेंट निकालना है हमें a क्यूब का, डिटरमिनेंट निकालना है a क्यूब का, तो देखो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a क्यूब का मतलब हुआ डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई a, a क्यूब का मतलब हुआ a 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर डिटरमिनेंट निकालना हो a इंटू बी का या c का, तो उसको हम डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ b या जितने भी वो आगे हैं
हर एक को इंडिविजुअली अलग 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 डिटरमिनेंट करके अगर मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर आएगा, जो उनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे तब आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे जो बना है, इसकी जो वैल्यू बनी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कुल मिला के हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई थी वो आई थी +-5। अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +-5 रखें, उसकी पावर 3 करें, तो हमारा आंसर हो जाएगा +-125। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट के आंसर दिए। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली। जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है, आएगा ही आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और हमें ये शो करना है, तो शो दैट वाले में हमें एक तो ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी और एक ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, एक ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा इतना आ जाना चाहिए। तो चलिए, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा, फर्स्ट रो को बना देंगे हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को बना देंगे सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को बना दिया हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम, इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं। इनवर्स के लिए पहले हमें जरूरत पड़ेगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की। तो अगर 1 का 10x का फिर -10x है फिर 1 है, ये मैट्रिक्स है, इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, और माइनस तो एक फॉर्मूले में होता है, एक माइनस मल्टीप्लाई से भी आएगा, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 10² x। 2/2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट जो है वो डायरेक्ट निकल जाता है, आपको को फैक्टर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं डायरेक्ट? ये वाले जो एलिमेंट है, डायगोनल वाले एलिमेंट, इनको तो कर देते हैं इंटरचेंज। तो ये वाला 1 इधर और ये वाला 1 इधर, ये दोनों 1 इंटरचेंज हो गए, और इन दोनों के कर देते हैं साइन चेंज। और करना, अभी ऐसा लगेगा जैसे इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज नहीं होते हैं, इनके होते हैं साइन चेंज। तो ये जो 10x प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का 10x हो जाएगा है ये हो जाएगा प्लस का। ये एडजॉइंट हो गया। तो इनवर्स के लिए, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां पर अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करें तो 1 + 10² x, और एडजॉइंट की वैल्यू आई है 1 माइनस का 10x और 1, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया और हमने ए का इनवर्स भी निकाल लिया। अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ, और ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं। ए का जो ट्रांसपोज है वो है 1 माइनस 10x फिर 10x और फिर 1, मल्टीप्लाई में ए का इनवर्स हमें लिखना है। अब ए का इनवर्स लिख लेते हैं। तो अगर ए के इनवर्स को लिखें तो ए इनवर्स ये है 1 में 1 + 10² x, और मल्टीप्लाई में 1 - 10x 10x और 1, 1 - 10x 10x और 1। अब ये जो बाहर वाला है 1 + 10² x, इसको तो अभी हम एज इट इज बाहर ही रहने देते हैं और दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, और -10x को +10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10² x आएगा। फर्स्ट रो को अगर सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 को -10x में करेंगे तो -10x आएगा, और -10x को 1 में करेंगे तो -10x आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को अगर 10x से करेंगे तो 10x आएगा, प्लस 1 को अगर 10x से करेंगे तो 10x आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस 10x को -10x से करेंगे तो माइनस का 10² x आएगा, प्लस 1 को अगर 1 से करेंगे तो 1 आएगा। जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली वाली मैट्रिक्स में से हम रो लेते हैं और दूसरी वाली मैट्रिक्स में से एक कॉलम लेते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पे मेरे पास आएगा 1 - 10² x, यहां पे हमारे पास आएगा 2 10x,
यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 tan x और यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और बाहर ये जो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स था, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर एक एलिमेंट के साथ आएगा, हर एक के अपॉन में आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी आ जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी आ जाएगा। और ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल के फॉर्मूले बन जाएंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का। फिर दोबारा सेम है तो ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, ये भी सेम इसके जैसा है तो ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। और शायद यही हमें प्रूफ करके लाना भी था, यही चीज हमें प्रूफ करके लानी भी थी। A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इक्वल टू cos 2x माइनस sin 2x और cos 2x, और वही हमारा प्रूफ करके आ गया। तो इस तरीके से हम LHS लेके चले और RHS हमने प्रूफ कर दिया। LHS इक्वल टू हो गया RHS और यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करके इसका आंसर लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो शो करना है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देखिए इक्वेशन हमें इस तरीके से दे रखी है एक्स में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर किसी इक्वेशन को कोई पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर दे रखी इक्वेशन और भी इसे मैट्रिक्स से सेटिस्फाई कराते हैं, तो मैट्रिक्स से अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो x की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स, x की जगह पर लिखनी पड़ेगी ए मैट्रिक्स, और जो अकेला कांस्टेंट टर्म होगी उसके साथ भी हमें मैट्रिक्स लगानी पड़ेगी। हम केवल 7 नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर जो मैट्रिक्स लगेगी वो कौन सी मैट्रिक्स लगेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इक्वल टू में भी अब ये 0 नहीं है, ये कैपिटल O है, मतलब ये नल मैट्रिक्स बन गई इक्वल टू में, मतलब पूरा का पूरा ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये 0 के इक्वल मतलब नल मैट्रिक्स आती है या नहीं आती है। LHS लेके चलते हैं। LHS में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए जो मैट्रिक्स है 5 3 माइनस 1 माइनस 2, उसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा उसी के साथ 5 3 माइनस 1 माइनस 2 के साथ। ए मैट्रिक्स है 5 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7, आई जो मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 और 1। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले मैट्रिक्स में से लेंगे रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स से लेंगे कॉलम। तो 5 की अगर 5 में मल्टीप्लाई करी तो 25 आएगा, 3 की -1 में करी तो -3 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 की 3 में करा तो 15 आएगा, 3 की 2 में करा तो -6 आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की 5 में करी तो -5, -2 की -1 में करी तो +2 आ जाएगा। इस सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये होगा -3, ये आएगा प्लस का 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। 7 को करेंगे तो 7 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और 7 आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 25 में से अगर हमने 3 माइनस किया तो ये आएगा हमारे पास 22, ये आएगा 15 में से 6 माइनस किया तो 9, 5 में से 2 माइनस किया तो -3 और 4 में से 3 माइनस किया तो 1, माइनस ये 15 होगा, ये 9 होगा, ये -3 होगा और ये -6 होगा, माइनस ये 7 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 7 होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तीनों को, तो तीनों को सॉल्व करने पर यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 22 है, यहाँ -15 होगा और यहाँ -7 होगा। यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है वो 9 है, फिर माइनस यहाँ पर भी 9 है, फिर माइनस यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -3 है, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा और ये -0 हो जाएगा। फिर ये 1 आएगा, ये माइनस माइनस +6 आएगा और ये -7 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करने पर 22 - 22 0 हो जाएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 में से 7 माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा।
तो ये सारे के सारे अगर जीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आ रही है हमारे पास नल मैट्रिक्स, तो इक्वल टू LHS जो आ गया वो RHS के इक्वल आ गया। तो ये बात तो हमने वेरीफाई कर दी कि जो A मैट्रिक्स है वो उस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि नल मैट्रिक्स आ गई है। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो दैट करना था कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी एंड दस फाइंड A इनवर्स, और अब इसका यूज करके हमें A इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है इस इक्वेशन का यूज करके। A स्क्वायर माइनस 3A माइनस 7I हमने जीरो के इक्वल प्रूफ किया है। इस रिलेशन का यूज करके हमें इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। चलिए अब इनवर्स यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों तरफ हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक चीज यहां पे ध्यान रखना, यहां पे इनवर्स आपको उस तरीके से नहीं निकालना है कि आप डिटरमिनेंट निकालो, एडजॉइंट निकालो, जैसे हमने पीछे निकाला था, तो उस वाली तरीके से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको साफ लिखा गया है कि पहले इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाना है एंड हेंस फाइंड A इनवर्स, मतलब उस इक्वेशन से ही आपको इनवर्स निकालना है। तो इसका तरीका है कि आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स। और कभी भी मैट्रिक्स को अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी मैट्रिक्स को अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज ध्यान रखते हैं कि अगर एक में आपने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो सबके आपको लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या अगर राइट में मल्टीप्लाई किया तो सबके राइट में। जैसे A स्क्वायर का मतलब है A इंटू A, और मैं A इनवर्स को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब अगर फर्स्ट वाले में मैंने A इनवर्स राइट साइड में मल्टीप्लाई कराया तो मुझे सबके राइट में ही लिखना पड़ेगा। तो 3A यहां पे भी A इनवर्स राइट में आएगा, 7I यहां पर भी A इनवर्स राइट में ही आएगा, और इक्वल टू में नल मैट्रिक्स है, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नल ही रहेगा। A इंटू A इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, ये I के इक्वल होता है। A इंटू A इनवर्स प्रॉपर्टी है, ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है, उसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है, इक्वल टू में नल मैट्रिक्स। ऐसे ही फिर A इंटू वाई करेंगे तो A मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आती है। 3I होगा माइनस 7A इनवर्स इक्वल टू 0। इस 7A इनवर्स को अगर हम उस तरफ भेज दें तो माइनस 3I इक्वल टू हो जाएगा 7A इनवर्स। A वाली जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो है 5 3 माइनस 1 माइनस 2, 5 3 माइनस 1 माइनस 2। I के बारे में हम जानते हैं कि I जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो I जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेनी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 और 1, 7A इनवर्स। बस अब इसको यहां से सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें A इनवर्स का पता चल जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को अंदर पहले, अगर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो 5 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 को मल्टीप्लाई करा तो 3 0 0 3 और इक्वल टू में 7A इनवर्स। अब यहाँ 5 माइनस 3 होगा तो 2, 3 माइनस 0 होगा तो 3, माइनस 1 माइनस 0 होगा तो माइनस 1, माइनस 2 माइनस 3 होगा तो माइनस 5 इक्वल टू 7A इनवर्स। तो इस तरीके से A इनवर्स की जो मैट्रिक्स हमारे पास आई, ये 7 अगर अपॉन में लिख लें तो 1/7 2 3 माइनस 1 माइनस 5, यही हमारा आंसर होगा। तो हमने इक्वेशन का यूज करके इनवर्स मैट्रिक्स निकाली है, एडजॉइंट से या कोफैक्टर से हमने इसको नहीं निकाला है, इक्वेशन का यूज करके हमने इनवर्स निकाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ध्यान रखना एडजॉइंट से बिल्कुल मत निकाल देना, एडजॉइंट से निकालने पर आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इक्वेशन से ही आपको इनवर्स निकालना है जब इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वर्ड प्रॉब्लम का है, इसमें हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और फिर मैट्रिक्स मेथड से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। दो फैक्ट्रीज हैं, वो डिसाइड कर रही हैं अवार्ड देना अपने एम्प्लॉयज को किस किस वैल्यूज के लिए, एडेप्टेबल टू न्यू टेक्निक्स के लिए, केयरफुल एंड अलर्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, कीपिंग काम इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस। इन 3 बातों के लिए वो उनको अवार्ड दे रही है एट द रेट ऑफ ₹X, ₹Y और ₹Z पर पर्सन रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट क्वालिटी के लिए X रुपीज मिलेंगे, सेकंड क्वालिटी के लिए Y और थर्ड क्वालिटी के लिए उसे Z रुपीज मिलेंगे। द फर्स्ट फैक्ट्री डिसाइडेड टू ऑनर रेस्पेक्टिवली 2 4 3 एम्प्लॉयज विद अ टोटल प्राइस ऑफ ₹29,000। चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट फैक्ट्री है
उसने कहा है कि वो अपने 2 एम्प्लॉयज को तो एडेप्टेबल के लिए देगी, न्यू टेक्निक की एडेप्टेशन के लिए देगी, 4 एम्प्लॉयज को वो केयरफुल और अलर्ट इन डिफरेंट सिचुएशन के लिए देगी, और 3 एम्प्लॉयज को वो कीपिंग काम इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन के लिए अवार्ड देगी। तो उसने कितना अवार्ड दे दी, कितना अमाउंट टोटल दे दिया होगा? फर्स्ट कंडीशन में 2 दिया होगा, 2 एम्प्लॉयज को x दिए तो कितना हो गया 2x, 4 एम्प्लॉयज को y दिए तो कितना हो गया 4y, और 3 एम्प्लॉयज को z अमाउंट दे दिया तो कितना हुआ 3z, और टोटल जो उन्होंने अमाउंट दिया वो कितना दिया 29,000। टोटल जो अमाउंट दिया वो कितना दिया 29,000। ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड की बात करें, द सेकंड फैक्ट्री डिसाइडेड टू ऑनर 5 to 3 एम्प्लॉयज विद प्राइज मनी। टोटल प्राइज मनी कितनी है 30,500। सेम कंडीशन है, पहले के लिए 5 एम्प्लॉय हैं तो अमाउंट क्या होगा 5x, दूसरे के लिए 2 एम्प्लॉय हैं तो अमाउंट क्या होगा 2y, तीसरी क्वालिटी के लिए 3 एम्प्लॉय हैं तो अमाउंट क्या होगा 3z, और तब जो टोटल अमाउंट गया वो गया 30,500 का, 30,500 का। ये सेकेंड कंडीशन में। इफ द 3 प्राइजेस पर पर्सन टुगेदर, पर पर्सन मतलब एक आदमी को अगर मिलता तब उसकी कॉस्ट आती है 9,500। तो एक आदमी को अगर फर्स्ट प्राइज मिला तो कितना अमाउंट गया x, एक आदमी को अगर सेकंड क्वालिटी के लिए मिला तो कितना हो गया y, एक आदमी को अगर थर्ड क्वालिटी के लिए गया तो कितना अमाउंट गया z, और तब जो उसे टोटल अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 9,500। ये सेकंड कंडीशन थी और ये थर्ड कंडीशन थी। तो सबसे पहले तो हमने इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन बाय मैट्रिक्स इक्वेशन एंड फॉर्म लीनियर इक्वेशन। ओहो, यहाँ पे उसने कहा कि इसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखो एंड फॉर्म लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से उसे इक्वेशन की फॉर्म में लाओ। ये थोड़ा काम मुश्किल था, उसको अरेंज करना मैट्रिक्स की फॉर्म में। वैसे मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उससे हम बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है, इक्वेशंस के साथ हम बहुत ज्यादा फैमिलियर है। तो देखिए मैंने पहले भी इक्वेशंस बना ली, पहले मैंने इक्वेशंस तैयार कर ली, लेकिन उसने ये कहा था कि पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाओ, बाद में उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इक्वेशंस बनाओ। तो एक काम करते हैं, अब यहां से हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, लेकिन लिखेंगे पहले क्या, लिखेंगे पहले मैट्रिक्स वाली फॉर्म। अब इसकी अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखें तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कुछ ऐसे आएगी। कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है वो है 2 4 3 पहले प्राइस की, 5 2 3 और थर्ड प्राइस के लिए 1 1 और 1, और इसको मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, x y और z के साथ। इतने पर्सन थे जिनको अमाउंट मिल रहा था, ये वो अमाउंट था जो उनको मिल रहा था पर पर्सन का, और इक्वल टू में वो लिख देंगे जो टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट कितना है 29,000 और 30,500 और 9,500। तो हमारा पहला काम ये होगा, दूसरा काम वो होगा, मतलब वैसे करेंगे तो हम ये वाला का पहले लिख सकते हैं, लिखना आप कोई भी लिख लीजिए, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो उसने साफ साफ बोला है कि पहले आप उसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाओ और फिर उससे आप मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओ। तो अगर आप पहले ये लिखेंगे बाद में ये लिखेंगे तो अब इससे हमें अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने पे यही चीज आ जाएगी। तो ये हमारा सही फॉर्मेट रहेगा कि पहले हम ये लिखना है, ये इसके नीचे लिख लेना, इक्वेशंस इसके नीचे लिख लेना, और फिर सॉल्व करना है इनको मैट्रिक्स मेथड से। अब इसे सॉल्व भी करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ये जो मैट्रिक्स है इनको नाम दे रहे हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे पहले वाली मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स है 2 4 3 5 2 3 1 1 1, इसको ए नाम दे दिया। दूसरी वाली मैट्रिक्स को एक्स नाम दे रहे हैं, जैसे एक्स वाई जेड को एक्स नाम दे दिया, और तीसरी वाली मैट्रिक्स को बी नाम दे रहे हैं तो इसका नाम बी हो जाएगा। तो 29,000 और 30,500 और 9,500 ये बी नाम दे दिया। तो हो गई हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन कैसी, ए एक्स इक्वल टू बी। हमें x फाइंड आउट करना है तो a इनवर्स हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट है कि अगर लेफ्ट में करा है तो यहाँ पे भी लेफ्ट में करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर i आएगा, i x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी। कहने का मतलब अगर आपको x मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, अगर आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनवर्स का वही तरीका जो हमने पीछे सीखा था, लेकिन पीछे सब 2/2 में थे और ये जो क्वेश्चन आया है ये 3/3 में आया है।
पर बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। खैर सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो 2 4 3 5 2 3 1 1 1 का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंट मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक्सपेंड कर देने से एक्सपेंडिंग बाय रो 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये 3/3 का है तो इसके लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर आएंगे। जैसे A11 की अगर हम बात करें तो 11 का मतलब हुआ पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये आएगा 2 3 1 1। और अगर इनका सम इवन है तो बाहर प्लस का साइन रहेगा। फिर A12 निकालेंगे, अगर इनका सम ऑड है, 1 और 2 का सम ऑड है तो बाहर माइनस साइन लगाएंगे। पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे तो 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा और फिर 1 आएगा। फिर A13 निकालेंगे, इनका सम इवन है तो ये प्लस में आएगा। और हम पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ देंगे तो 5 2 1 1 आ जाएगा। 5 2 1 और 1 आ जाएगा। अब इसको 2/2 के तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही सॉल्व करने के लिए 2 -3 इस तरीके से आप बाकी भी सॉल्व कर लेना। फिर ऐसे ही हम A21 की वैल्यू निकालेंगे, ये नेगेटिव में आएगा, इसके लिए हमें सेकंड रो छोड़नी होगी और फर्स्ट कॉलम छोड़ना होगा। तो 4 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। ऐसे फिर A22 की वैल्यू, ऐसे फिर A23 की वैल्यू। ये कैलकुलेशन सेम आप लोग करना, मैं आपको कोफैक्टर बता दूंगा, तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इसको कीजिए। ऐसे ये वाला फिर प्लस में A31 आएगा, A32 आएगा और A33 आएगा। क्या करना है आपको, जैसे 3 2 आप करेंगे तो 3 2 का सम अगर ऑड है तो बाहर आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। थर्ड रो को छुपा देना, सेकंड कॉलम को छुपा देना और जो एलिमेंट बच रहे हैं वो लिख लेना। मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट होंगे उनका डिटरमिनेंट आप लोग बना देना, उसे सॉल्व कर देना। तो ये सब करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको बोलते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आती है उसके ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट बोलते हैं। तो एडजॉइंट जो मैं यहाँ कोफैक्टर की पहले मैट्रिक्स लिख देता हूँ। कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी, कोफैक्टर की मैट्रिक्स आएगी -1 -2 और 3, फिर -1 फिर -1 फिर 2, फिर आएगी 6, फिर आएगी 9 और -16। तो ये आप कैलकुलेट करना और कंपेयर करना कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। और इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को बनाएंगे हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बनाएंगे सेकंड कॉलम और थर्ड रो को बना देंगे थर्ड कॉलम। ये आया एडजॉइंट। और अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स में तो डायरेक्ट फॉर्म लगेगा और एडजॉइंट हमारा आ जाएगा। अगर ए इनवर्स सही है तो फॉर्मूला होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आई थी। बाकी ये -1 है, 6 है, -2 है, -1 है और 9 है, 3 है, 2 है और -16 है। ये माइनस साइन अगर अंदर भेज देंगे तो ए इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 1 1 -6 2 1 -9 -3 -2 और 16। ये ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। अब आते हैं वापस अपनी इक्वेशन में। हमारे पास जो रिलेशन थी वो ये थी कि x जो है वो a इनवर्स इंटू बी के इक्वल। x की वैल्यू निकालनी है तो a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इक्वल टू कितना था, a इनवर्स इंटू बी। x जो था वो क्या था, x y z। a इनवर्स जो आया वो आया 1, a इनवर्स ये है 1 1 -6 2 1 -9 -3 -2 और 16। और b जो मैट्रिक्स आई है, b जो मैट्रिक्स है वो ये है जो इक्वल टू में थी हमारे पास 29,000 30,500 और 9,500। ये हमारे पास b मैट्रिक्स थी। तो यहां पर अब हम b मैट्रिक्स डाल देंगे जो हमारी b मैट्रिक्स आई है। तो b मैट्रिक्स है हमारे पास 29,000 30,500 और 9,500। और अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो 1 की मल्टीप्लाई 29,000 में होगी तो 29,000 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 30,500 से होगी तो 30,500
माइनस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54 और 357 हो जाएगा ये। ऐसी सेकंड रो की करेंगे तो 58,000, 1 की करेंगे तो प्लस का 30,500 और माइनस 9 की करेंगे तो 0 0 9 5 जा 45, 9 9 जा 81 और 4 85। फिर थर्ड रो की करेंगे तो 29 की 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 87,000, 29 की 3 में कर दिया और माइनस 2 की इसमें करेंगे तो माइनस का 61000 और 16 की मल्टीप्लाई अगर 9500 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 152 और 000, 152 और 000 आ जाएगा। अब इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा 2500, दूसरे से मिल जाएगा 3000 और तीसरे से मिल जाएगा 4000। इस तरीके से हमें पता चला कि जो x की वैल्यू है वो 2500 है, y की वैल्यू 3000 और z की वैल्यू 4000 है। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड्स का है तो आंसर भी हमें वर्ड्स में ही देना पड़ेगा। जो x था वो फर्स्ट वैल्यू के लिए उसका प्राइस था और फर्स्ट वैल्यू जो थी वो क्या थी, बस एक काम करते हैं ऊपर ही आंसर लिख देंगे हम इसका, बार बार वरना इसको और करना पड़ेगा। 2500 में मैं इसका साइज थोड़ा रिड्यूस कर दे रहा हूँ। ये आंसर हमारा आ गया। चलिए अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट जो क्वालिटी थी उसके लिए अमाउंट था 2500 और फर्स्ट क्वालिटी हमें दे रखी थी यहाँ पर एडेप्टेबल टू न्यू टेक्निक। तो अमाउंट फॉर एडेप्टेबल टू न्यू टेक्निक, न्यू टेक्निक के लिए जो एडेप्टेशन की थी वो अमाउंट कितना था, ₹2500, ₹2500 ये अमाउंट था। और दूसरा अमाउंट किसके लिए था, केयरफुल एंड अलर्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, अमाउंट फॉर केयरफुल एंड अलर्ट, केयरफुल एंड अलर्ट in different situation, in different situations। तो डिफरेंट सिचुएशन में केयरफुल रहने का के लिए जो अमाउंट मिल रहा था वो अमाउंट था 3000, ये अमाउंट था 3000। लास्ट वाली जो कंडीशन थी, लास्ट वाली जो मिल रही थी पैसे, वो किसके लिए मिल रहे थे, कीपिंग काम इन टेंस सिचुएशन। तो अमाउंट for keeping calm in different situations, in different situations, इसके लिए जो अमाउंट मिल रहा था वो 4000 मिल रहा था, इट इज ₹4000। तो ये तीन अमाउंट हमें इसके लिए हमने एम्प्लॉयज को दे रहे थे और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर स्टेटमेंट में जरूर लिख देना। देखिए इसी से ध्यान रखा कीजिए, अगर कोई भी एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन वर्ड्स में पूछ रहा है तो इसका मतलब उसकी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताओगे कि आप उसको क्या आंसर देने जा रहे हो। ये नहीं करेंगे कि हमने केवल यहाँ पर XYZ की वैल्यू निकाल दी और उसको यहीं पे छोड़ दिया। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क्स वो टीचर आपके जरूर यहाँ पे काटेंगे, चाहे वो हाफ मार्क्स काटे चाहे 1 मार्क्स काटे, लेकिन वो यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क्स आपके रिड्यूस जरूर कर देंगे अगर आप वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड्स में ना दे करके ऐसे ही छोड़। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स AB एंड यूज द रिजल्ट टू सॉल्व द इक्वेशंस। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हमें A और B को मल्टीप्लाई करना है। तो A में है हमारे पास 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0 और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 -2 -3 -2 4 7
-3 5 9 के साथ। तो मल्टीप्लाई करना आप लोगों को मैंने कई बार करवा दिया है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 3 की 2 में करेंगे तो -6 आएगा, 2 की 3 में करेंगे तो +6 आ जाएगा। ऐसे ही आप बाकी ये वाली मल्टीप्लाई कर लेना। ये चलिए कर ही देता हूँ। 1 की -2 में करा तो -2 आएगा, 1 की 3 की 4 में करी तो 12 आएगा, 2 की 5 में करी तो -10 आएगा, 1 की -3 में करी तो -3, 3 की 7 में करी तो 21, और अगर -2 की अगर हम 9 में करेंगे तो ये गलत हो रहा है क्या, 3 की 7 में करी तो 21, ये 21 नहीं लिखा था, 2 लिख दिया था, और 2 की 9 में करेंगे तो -18 आ जाएगा। फिर सेकंड और फर्स्ट कॉलम -3 की 1 में करी तो -3, 0 की -2 में करी तो 0, -1 की 3 में करी तो +3। सेकंड और थर्ड कॉलम -3 की -2 में करी तो +6, 0 की 4 में करी तो 0, -1 की 5 में करी तो -5। और सेकंड रो थर्ड कॉलम करा -3 की -3 में करी तो 9, 0 की 7 में करी तो 0, और -1 की 9 में करी तो -9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 की 1 में करी तो 2, 1 की -2 में करी तो -2, 0 की -3 में करी तो 0, 2 की 2 में करी तो -4, 1 की 4 में करी तो +4, 0 की 5 में करी तो 0, 2 की 3 में करी तो -6, 1 की 7 में करी तो 7, 0 की 9 में करी तो 0। इस तरीके से ए और बी को सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि होती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारा आ गया, इसका नाम इक्वेशन 1 बना के भी छोड़ देते हैं। इसका आंसर तो आ गया कि इसका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गई। अब इसका यूज करके हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन है x - 2y - 3z = 1। दूसरी इक्वेशन है -2x + 4y + 7z, 4y + 7z = -1। और थर्ड इक्वेशन है -3x + 5y + 9z = -4। और अगर मैं इसको लिखूं मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर मैं इसको लिख दूं मैट्रिक्स फॉर्म में इसको इक्वेशन को, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये ऐसे आएगी 1 - 2 - 3 -2 4 7 -3 5 9 मल्टीप्लाई में आएगा x y z और इक्वल टू में आएगा 1 -1 -4। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इन दोनों में से देखो b से बिल्कुल मैच कर रही है, b वाली मैट्रिक्स से बिल्कुल सेम मैच कर रही है। तो इसका नाम दे देते हैं b, इसको नाम दे देते हैं x, और इसको नाम दे देते हैं जैसे c। ठीक है, यहां आप मेंशन कर देना वेयर x जो लिया है हमने किसको लिया है, x y z वाली मैट्रिक्स को, और c जो लिया है हमने किसको लिया है 1 -1 -4 को। अब bx = c है, यहां से x निकालना है तो b इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो b इनवर्स इंटू c, ये i हो जाएगा, i x = b इनवर्स इंटू c, तो x = होगा b इनवर्स इंटू c। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें b इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, वो b इनवर्स हम इस फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, बी इनवर्स वैसे नहीं निकालना, एडजॉइन को फैक्टर वगैरह करके बी इनवर्स मत निकालना, फिर दोबारा वही बात होगी, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको कहा गया है कि पहले प्रोडक्ट करो, उस प्रोडक्ट का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर आप इसका एडजॉइन निकाल के को फैक्टर निकाल के फिर करोगे तो प्रोडक्ट का तो कोई यूज ही नहीं होगा यहाँ पर। तो जो हमने मल्टीप्लाई करा है ए बी = आई लाए हैं, वहां से हम बी इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर इक्वेशन 1 लेते हैं तो वहां से हमने किया था a × b = y, हमें b इनवर्स चाहिए तो b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब की बार b इनवर्स हम राइट में लिख रहे हैं, तो यहां पर भी हमारा राइट में ही आएगा, यहां हमें लिखना ही पड़ेगा राइट में, हम लेफ्ट में नहीं लिख सकते, क्योंकि b और b इनवर्स के बीच में प्रॉपर्टी बनेगी। अगर हमने लेफ्ट में लिख दिया तो b इनवर्स × a आ जाएगा, वहां कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। b × b इनवर्स जो होता है वो i हो जाता है, और i × b इनवर्स जो होता है वो b इनवर्स होता है। तो a = हो जाएगा b इनवर्स, और इसको पुट कर देंगे सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x = b इनवर्स इंटू सी, b इनवर्स की जगह पे a आ जाएगा तो a इंटू सी। अब बस केवल हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है,
एक्स मैट्रिक्स हमने क्या लेट करी थी, एक्स वाई जेड। ए मैट्रिक्स वो है जो हमें शुरू में क्वेश्चन में दे रखी थी। तो ए मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ए मैट्रिक्स है 1 3 -2 -3 0। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ लेकिन आसानी रह जाएगी हमें। तो यहाँ पे से अगर हम वैल्यू निकालें, काम कर वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, एक्स मैट्रिक्स हमने लिख ली। अब ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पर लिखनी है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -2 1 3 -2 -3 0 -1 -3 0 -1 और 2 1 0। तो 2 1 0 और मल्टीप्लाई में हमारे पास था कितना, ए मैट्रिक्स लिख ली और साथ में सी मैट्रिक्स भी है, ये हो गया। और सी मैट्रिक्स जो है वो ये वाली है 1 -1 -4 1 -1 -4। और अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को करना है मल्टीप्लाई और यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी होगी। एक्स वाई जेड अगर यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट कॉलम 1 की 1 में करेंगे 1, 3 की -1 करेंगे -3, 4 2 जा प्लस का 8 हो जाएगा। 3 की 1 में करेंगे तो -3, 0 की 1 में करेंगे तो 0, -1 की -4 में करेंगे तो +4 हो जाएगा। 2 की 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 1 के -1 में कर रहा था -1 आएगा, 0 की 4 में किया तो ये 0 आएगा। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 और 1 9 और 9 में से अगर 3 को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 6, ये 1, ये भी 1। इस तरीके से x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1। ये हमारा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। ये कोई वर्ड्स का क्वेश्चन तो था नहीं, तो इसलिए इसका आंसर तो हम एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही छोड़ देंगे और यही हमारे अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे की जो नेक्स्ट हमारी वीडियो बनेगी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बनेगी, उसके टेस्ट की। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसके सेट ए बी सी और डी चारों सेट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पूरा का पूरा मैट्रिक्स और ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी से आप लोग हर बार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर हर हफ्ते आप 2 टेस्ट भी पूरे करते हैं, मतलब दोनों टेस्ट को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो इतनी पढ़ाई से भी आप लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी पूरे साल भर में। आप अपनी पढ़ाई अपने तरीके से करते रहिए, लेकिन टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए। देखिए जब तक हम अपने आप को इवेल्युएट नहीं करना सीखेंगे कि भाई हम कौन से लेवल पे, हम कितनी पोजीशन पे, कितने क्वेश्चन हमसे सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं, तो तब तक हमें कोई इस तरीके की बात हमें पता नहीं चल पाएगी भाई हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या हो रही है। तो ये चीजें आप जरूर इसको इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है। कभी भी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे हमें अपने आप को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगला जो चैप्टर होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीक हम उसका टेस्ट करेंगे। थैंक्स बेटा।